Good evening, friends. Welcome to Civil's Manthan. In today's class, we will discuss Yojana of May month, and the topic is universal health. First we see what is the importance of reading Yojana. Yojana आपके mains के लिए भी important है and for prelims as well. But mains के लिए Yojana is much more important. It will help in improving your content, the quality of your contents. So आपकी आंसर राइटिंग के लिए योजना is very essential. You should selective articles which you find relevant as per for your syllabus and exam. Prelims के लिए भी आप कह सकते हैं for certain facts you can understand, you can improve your understanding for the overall examination process. So आज की योजना is on the universal health and let's start the discussion. The first article is about benchmarking healthcare system. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बेंचमार्क किया जाता है. इन आवर कंट्री नीति आयोग हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग हेल्थ इंडेक्स. दिस हेल्थ इंडेक्स which is released by Niti Aayog, it ranks the different states on the basis of health outcomes. So health outcomes के basis पे states की different ranking होती है. So उससे हम benchmark करते हैं अपने health care system को. तो आर्टिकल स्टार्ट करता है कि राइट टू हेल्थ. जो राइट टू हेल्थ की हम बात करते हैं इसको अभी तक फंडामेंटल राइट का स्टेटस नहीं दिया गया, राइट, एंड नॉट इवन इट इज गिवन ए स्टैट्यूटरी राइट. ये स्टैट्यूटरी राइट भी नहीं है, अनलाइक एजुकेशन. लाइक फॉर एजुकेशन वी हैव राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट, फॉर एवरी चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. उसके लिए आपकी एजुकेशन फ्री है एंड इट इज द स्टैट्यूटरी राइट एज पर RTE. बट हेल्थ के साथ ऐसा नहीं है. व्हेन इट टॉक्स इन द पॉलिसी स्फीयर, की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ एक आपका स्टेट सब्जेक्ट है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन शेड्यूल 7 वी हैव 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है वहां पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है. इन स्टेट लिस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स स्टेट असेंबली मेक्स द लॉ, एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कैन मेक द लॉ. तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है. इट मींस ऑन द हेल्थ स्टेट असेंबली कैन मेक द लॉ. अब अगर हम देखते हैं कि जो 2/3 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है और रिमेनिंग 1/3 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब डिस्पाइट दीज टू फैक्ट्स देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, अब जैसे नेशनल हेल्थ मिशन आपका यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आया, आयुष्मान भारत भी एक यूनियन गवर्नमेंट का आपका हेल्थ प्लान है. सो आयुष्मान भारत इज वन ऑफ द मेजर हेल्थ पॉलिसी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. आयुष्मान भारत में आपका क्या है, इट हैज 2 कंपोनेंट्स. रिवाइज इट क्विकली. क्या है आपका, वन इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सेकंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट. तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कहां पर फोकस किया जाएगा, ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर, एंड ऑन द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहां पर कहां फोकस होगा, यहां पर आपका एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है ये. सो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर. ठीक है, प्राइमरी केयर के लिए कहां जाएंगे लोग, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, PHCs के अंदर जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर. एंड फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर देयर इज प्राइमरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो इट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आयुष्मान भारत. ठीक, आपको पता होना चाहिए PM जन आरोग्य योजना में क्या है फर्दर. ठीक है, सो PM जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत PM जय जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर, एक साल में 5 लाख तक का पर फैमिली जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन. और जो टारगेट जो रहा है अराउंड मोर देन 10 करोड़ फैमिलीज का टारगेट है, 10 करोड़ एंटाइटल फैमिलीज हैं. सो एक फैमिली में अगर हम 5 मेंबर्स भी लगाते हैं, सो इट कवर्स अराउंड मोर देन 50 करोड़ बेनिफिशरीज.
इन इस बेनिफिट्स के लिए। देन thirdly it is also a cashless scheme है, paperless, and it will help in what? Health insurance की वजह से क्या होगा? It will help in tackling the high out of pocket expenditure, catastrophic health care expenditure जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी दिस हेल्थ इंश्योरेंस अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। सो इसका मोटा मोटा ये यू कैन just understand this. So ultimately we strive to do what? We strive to achieve universal health coverage. अब देखो universal health coverage जहाँ भी आए you can say as recommended by SDG goal 3. SDG goal number 3 also talks about achieving the universal health, increasing the health outcomes. Then K. Srinath Reddy committee also recommended. ठीक है, so universal health you can write in the exam like to achieve the universal health coverage as recommended by Dr. K. Srinath Reddy committee recommendations. So that is about how this Ayushman Bharat and ये just आपको revise करा, it is not the major part of this article. So but you should know about these major schemes and plans of the government of India. Then it talks about how it will help in achieving SDG 3. तो जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन आता है regarding the health, remember see सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके एसडीजी हैं, 17 गोल है आपके, ये 17 के 17 गोल आपको याद होने चाहिए एग्जैक्टली विद द गोल नंबर एंड ट्राई टू सी इन व्हाट सेक्टर्स। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वेयर यू कैन राइट इट, एक आपका पॉइंट होगा वेदर यू कैन राइट इन द कंक्लूजन या फिर आप पॉइंट एज ए सेपरेट पॉइंट यू कैन राइट इन द सजेशन या कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गोल आएगा? एसडीजी नंबर 3, ठीक है। Then it talks about how this benchmarking will be done. अभी हमने जस्ट बात की बेंचमार्किंग की जा रही है अपने नीति आयोग अपने कंट्री में, वन ऑफ द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड बैंक मिलके क्या किया इन्होंने, हेल्थ इंडेक्स एक रिलीज करते हैं और इस हेल्थ इंडेक्स पे वेरियस स्टेट्स को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ आउटकम्स। सो इस हेल्थ इंडेक्स में क्या क्या देखते हैं? हेल्थ आउटकम्स को मेजर करते हैं, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एग्जैक्टली इंडेक्स में क्या है, ये जस्ट आपको ब्रीफली मोटा मोटा आपको याद रखना है कि आपको उसको यूज कैसे करना है, राइट। सो इट विल हेल्प इन एसडीजी गोल नंबर 3, डेफिनेटली ये आपको याद ही रखना है कि गोल नंबर 3 आपका हेल्थ से रिलेटेड है, एसडीजी गोल नंबर 3। देन एनी इंडेक्स इफ यू टॉक अबाउट, उससे क्या फायदा होगा? इट विल हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट्स इन आइडेंटिफाइंग द पैरामीटर्स कि कहाँ पर हमने इंप्रूवमेंट किया है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो कहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी है हमने, कहाँ पर क्या एफर्ट्स लगाने हैं। सो इट विल हेल्प इन बेटर टारगेटिंग ऑफ इंटरवेंशंस, जो काम किए जा रहे हैं, जो एफर्ट्स हैं, इन द बेटर टारगेटिंग ऑफ दोज एफर्ट्स। देन इट सेज दैट देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट फॉर ऑल, बिकॉज कुछ आपके स्टेट्स हैं जो कि दे हैव परफॉर्म बेटर, बिकॉज दिस इंडेक्स ऑफ 2019 इट हैज रैंक द स्टेट्स और ड्यूटीज को रैंक किया इसमें, तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रैंकिंग है। कहीं पर फॉर एग्जांपल केरला, मिजोरम, चंडीगढ़, दे आर द हेल्दीएस्ट अमंग लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। केरला आपका हेल्दीएस्ट इन द लार्ज स्टेट्स, मिजोरम आपका हेल्दीएस्ट इन द स्मॉल स्टेट्स एंड चंडीगढ़ इज द हेल्दीएस्ट अमंग द यूटीज। तो अब ये काफी आगे हैं अपने इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अदर स्टेट्स विच आर लैगार्ड स्टेट्स। अब इसके बाद इंप्रूवमेंट की काफी स्कोप है बाकी दूसरे स्टेट्स उनके अंदर भी एंड इवन अमंग दीज। सो हेल्थ इंडेक्स विल हेल्प इन द एरियाज की कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है और कैसे उसको बेटर टारगेट करना है। अब इसमें 3 तरीके से स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, स्टेट्स एंड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग द यूटीज, एस्पिरेंट्स, अचीवर्स एंड फ्रंट रनर्स। फ्रंट रनर्स की हमने बात की अभी, जैसे केरला, मिजोरम एंड चंडीगढ़, इन द थ्री एरियाज दे आर द फ्रंट रनर्स। तो डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट एक बेसिक आइडिया लेना है इसका। देन इट ऑल्सो हेल्प इंसेंटिवाइजिंग इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, कि जिन जिन स्टेट्स ने एक अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ पैरामीटर्स पर, दे विल बी इंसेंटिवाइज्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हेल्थ इंडेक्स ने इट हेल्प्स इन शिफ्टिंग द फोकस, कि ऐसा नहीं कि कितना बजट आपने स्पेंड किया है इसके बेस के ऊपर नहीं आप ध्यान दिया जाएगा,
या फिर इनपुट्स कितनी लगाई है, बट आउटकम्स पे फोकस है कि हेल्थ आउटकम्स कितने बेटर है, उसके बेस पे रैंकिंग की जा रही है। सो हम फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले क्या था, अभी कितना एक्सपेंडिचर किया है या कितने इनपुट्स है, आउटपुट्स कितनी है, बट अब उससे नहीं, हेल्थ आउटकम्स पे फोकस किया जाएगा। जैसे आप बस्टिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, बस्टिंग इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर मेंस एज वेल। एक आपका होता है परफॉर्मेंस बस्टिंग, राइट? इन द परफॉर्मेंस बस्टिंग focus is on the outcomes rather than outputs or inputs, right? Then it talks about कि कैसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर। ये कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं वो दिए जा रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल 2019-20 के अंदर इट वाज डिसाइडेड कि 70% ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के जो इंसेंटिव्स हैं वो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के बेस पे स्टेट्स एंड यूटीज को दिए जाएंगे। एंड दिस इज डिसाइडेड एज पर द हेल्थ इंडेक्स। जो हेल्थ इंडेक्स रिलीज करते हैं उसके बेस पे जो इंसेंटिव्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर दिए जाएंगे। सो इट ऑल्सो नाउ देयर इज नीड फॉर इम्प्रूविंग द डेटा क्वालिटी। जब हम डेटा यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज अ लार्ज गैप इन द डेटा अवेलेबिलिटी और हेल्थ आउटकम्स, डेटा क्वालिटी एक इश्यू है। तो डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, ये एक आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। Then in the conclusion, you can just understand one of the thing that a constraint है in the availability of quality data. किसके regarding non communicable disease, mental health and private sector service utilization. तो इनको हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो क्वालिटी डेटा को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, जो कंस्ट्रेंट्स उनको दूर करना बहुत जरूरी है, सो दैट क्वालिटी डेटा विल हेल्प इन बेटर हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, और उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, राइट? इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट आता है वेयर डेटा को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो डेटा इंप्रूव होने से क्या होगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होगी। ठीक है, so that's all from this first article. Second article talks about COVID-19, the novel threat. Novel threat पहली बार आया है तो भाई COVID-19 ये आपका now it has been in news for so many last so many months. So काफी टाइम से आप न्यूज़पेपर में, in the media as well, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कोविड-19 के बारे में काफी कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सो ऑलरेडी आई बिलीव यू नो अ लॉट। एक बस बेसिक्स हम जो है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो इसको काइंड ऑफ रिवीजन आप इस आर्टिकल को आप देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस क्या, आपका वायरस लिविंग और डेड बींग्स के बीच की बॉर्डर लाइन है। सो लिविंग और डेड इनको लिंक करता है आपस में। ठीक है, टाइनियर देन बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड। अब वायरस जो है वो होस्ट सेल पे डिपेंडेंट रहता है एंड इट यूजेस द होस्ट सेल मशीनरी। जिस भी बॉडी के अंदर ये जाता है उस होस्ट सेल मशीनरी को वो यूज करता है टू बिल्ड देयर ओन स्ट्रक्चर। इसीलिए जब भी हम कोई एंटीवायरल ड्रग बनाते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो वो होस्ट सेल डैमेज होने का चांस होता है, तो इसलिए काफी लिमिटेड जो है सक्सेस मिल पाती है कई बार वैक्सीनेशन। हम ये जब भी वायरस की एंड जो वायरल डिजीज है उनकी वैक्सीन बनाने में काफी मुश्किलें सामने आती है, वी कैन से दैट। अब म्यूटेशन, एक और इश्यू क्या, चैलेंज क्या आता है इन मेकिंग द वैक्सीन, म्यूटेशन। बिकॉज वायरल जो वायरस है म्यूटेट करता है, अपना जेनेटिक कुछ चेंजेस लेके आता है। इस म्यूटेशन की वजह से द वैक्सीन दे डोंट रिमेन इफेक्टिव अगेंस्ट द म्यूटेटेड वैराइटीज ऑफ वायरस। तो ये भी एक चैलेंज आप कह सकते हैं। ये एक पिक्चर आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि हाउ द काइंड ऑफ द स्पाइक्स आर देयर। ये स्पाइक्स देख रहे हैं इस वायरस, ये नोवल कोरोना वायरस की ये स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं पूरा कंप्लीट। सो ये स्पाइक्स हैं, ये काइंड ऑफ क्राउन्स हैं, राइट? जैसे क्राउन, जैसे कोई ताज होता है किसी भी राजा का, तो उस क्राउन के तरह से ये, तो उसी के ऊपर इसका नाम कोरोना पड़ा है, क्राउन से कोरोना। और अपीयरेंस देता है सोलर कोरोना एज वेल। तो दोनों आपको याद में रखना है, सोलर कोरोना एंड क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से इसका नाम कोरोना वायरस आया है। देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि भाई ये कोरोना वायरस पहला वायरस तो है नहीं, कोरोना इवन फैमिली ऑफ कोरोना वायरस है। तो अभी तक ऑलरेडी जो नोन है 6 कोरोना वायरस ऑलरेडी नोन है।
दैट कॉजेज इन्फेक्शन इन द ह्यूमंस। वैसे तो बहुत सारे कोरोना वायरसेस हो सकते हैं जो कि ओनली एनिमल्स में आपके होंगे, इन द बैट्स या कहीं, बिकॉज बैट्स तो आप एक रिजर्वर ऑफ वायरस है, तो और भी बहुत सारे कोरोना वायरस हो सकते हैं, बट विच कॉजेज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, हमें केवल उन्हीं से कंसर्न है। सो वो 6 कोरोना वायरस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, कौन कौन से वो? फॉर एग्जाम्पल सार्स। सार्स का नाम याद रखना क्या है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये कहां पर आया था? ये 2003 में चाइना में स्प्रेड हुआ था। ऑलराइट, सेकंड काइंड ऑफ कोरोना वायरस इज MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये 2012 में मिडल ईस्ट में, कहां पर? सऊदी अरेबिया जो कंट्रीज हैं और मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर ये स्प्रेड हुआ था। नाम में ये मिडल ईस्ट, तो डेफिनेटली मिडल ईस्ट में स्प्रेड हुआ है। अभी कोविड-19 वाला जो वायरस है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था इन वुहान सिटी इन हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना। फिर WHO ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया, PHEIC, जनवरी 2020 में, 30 जनवरी 2020 को, एंड देन इट वाज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक इन मार्च 2020। तो बताते हैं कि WHO ने इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना काफी लेट रिएक्ट किया, काफी लेट इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। चाइना डेटा छुपा रहा था, राइट, और पेंडेमिक भी काफी लेट। तो इट वाज, यू कैन से कि इनिशियली WHO का रोल इसमें, इट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड इट वाज नॉट फेयर एंड इम्पार्शियल। ये एक एलिगेशन लग रहा है इस बार। तभी कोविड-19 के बारे में चैलेंजेस की बात करते हैं। स्टार्टिंग में देखो, एक तो इसका एक नाम SARS-CoV-2 भी रखा गया, नोवल कोरोना वायरस, राइट। नोवल व्हाई? बिकॉज दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ द कोरोना वायरस। तो भाई नोवल कब तक कहोगे? कोई नया वायरस आएगा कोरोना का, उसको फिर नोवल कहेंगे या जो भी है। तो इसका नाम, एक एक्चुअल साइंटिफिक नेम अब क्या दिया गया है, SARS-CoV-2। एक तो SARS-CoV-1, सिंपल SARS-CoV था आपका, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि चाइना में आया था। अब इसका SARS-CoV-2 रख दिया नाम इसका। ठीक है, एक चैलेंज आपका एसिम्टोमेटिक करियर्स है, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे इन्फेक्टेड लोग हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, जो कि सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। वो तो ठीक हो जाते हैं, बट दे एक्ट एज ए कैरियर। सो वो अपने थ्रू दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। इट बिकम्स ए ह्यूज चैलेंज टू ट्रेस द कोविड पेशेंट्स। मोर्टेलिटी रेट भी वेरी करती है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अदर्स। कुछ कंट्रीज में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में कम है। इंडिया में थोड़ा रिलेटिवली बेटर कंडीशन है इन रिगार्ड्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट। ट्रांसमिशन की रिगार्डिंग, कि ट्रांसमिट कैसे करता है? दो तरीके से करता है, थ्रू रेस्पिरेटरी एंड कॉन्टैक्ट। कि एक तो डायरेक्टली जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, वो कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू या बात करते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन, वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन के थ्रू वो इनहेल कर जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ कोविड-19 के साथ में। सेकंड है कॉन्टैक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये छींक है, खांसी है, इसके थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस के ऊपर जमा हो जाती है एंड दिस वायरस रिमेन इंटैक्ट फॉर सम आवर्स टू ए डे। अब कोई दूसरा इंसान, एनी अदर पर्सन टचेस दैट सरफेस, तो उसके बाद अपने हाथ को नाक पे लगाएगा, मुंह पे, आंख पे, सो इट कैन ट्रांसमिट थ्रू दिस वे एज वेल। सो रेस्पिरेटरी एंड कॉन्टैक्ट, देयर आर टू वेज ऑफ ट्रांसमिशन। देन क्लिनिकल आउटकम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स हैं? नॉर्मल सिम्टम्स जो कि फ्लू के होते हैं, लाइक फीवर, कफ, ये सारे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये डिफरेंट काइंड ऑफ द सिम्टम्स। और सिम्टम्स वेरी भी करते हैं, बहुत सारे अलग सिम्टम्स भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स में, लाइक मसल पेन, डायरिया, सोर थ्रोट, सो वेरी भी करता है दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। देन who people are have more threat? The patients who are already with some medical conditions like asthma, because already ये respiratory disease है, diabetes, hypertension, heart disease, TB, इस तरह की जो disease है, they are already, you can say that these people, they have more threats than healthy person. इसके अलावा जो ओल्ड एज पीपल हैं, मोर देन 60 years of age, वी कैन से, वो भी ज़्यादा थ्रेट में। सो इट बिकम्स आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपने घरों में अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। वी डोंट अलाउ देम टू गो आउटसाइड, हम खुद बाहर के काम खुद से करें। एंड वी शुड एजुकेट देम एज वेल कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। एक बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा हमें अपने आप के अंदर,
इन पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर को बदलना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेटर हाइजीन। डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। डायग्नोसिस हम जो फिलहाल डायग्नोसिस कर रहे हैं आरटीपीसीआर से कर रहे हैं। आरटीपीसीआर क्या है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो आपका आरटीपीसीआर एक टेस्टिंग का तरीका है। इसमें नेजल या थ्रोट स्वैब्स के सैंपल्स लिए जाते हैं एंड देन टेस्टिंग की जाती है, डायग्नोसिस की जाती है, राइट। बट इट टेक्स 2-3 दिन लग जाते हैं इसके अंदर बिकॉज लैब्स भी लिमिटेड और टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। तो अभी रिसेंटली CSIR एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलके एक नया डायग्नोसिस का तरीका ढूंढा है, दैट इज एक डेवलप किया, दैट इज RT लैम्प। ये रिसेंट न्यूज है ऑफ द लास्ट 10-15 डेज बिफोर, पहले की है। तो RT लैम्प एक नया डायग्नोसिस का किट आया, नया तरीका इन्होंने देखा है। सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट और ये होगा वो भी स्वैब टेस्ट है। ये नेजल या थ्रोट स्वैब लिया जाएगा पेशेंट से और उसी के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। बट डिफरेंट क्या है, ये रैपिड है, ये बहुत फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एक्यूरेसी भी इसकी काफी है। बिकॉज ये पहले हम टेस्टिंग किट्स मंगाई थी, फास्ट टेस्टिंग किट्स जो चाइना से आई थी, दे उनकी एक्यूरेसी बहुत कम थी। सो मैनी डिफरेंट स्टेट्स टेस्टिंग किया, पॉजिटिव आ रहे थे RT-PCR से, लेकिन उसमें रैपिड टेस्टिंग किट के थ्रू नेगेटिव आने लगे। सो उनको डिक्लाइन किया कि हम उसको यूज नहीं करेंगे बिकॉज एक्यूरेसी कंसर्न था उसमें। बट RT लैम्प में एक्यूरेसी भी सही है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, रैपिड भी है और सबसे बड़ी बात इंडिजिनसली डेवलप्ड है, अपने इंडिया में डेवलप किया गया। CSI और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर इसको डेवलप किया है। फिर RT लैम्प की जो किट्स हैं, कोविड-19 किट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स इजीली अवेलेबल हैं और कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो कि बताया कंप्लीटली इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कैसे कि एक पेशेंट से सैंपल लिया जाता है, फिर RNA की जांच करके इसमें किट के थ्रू हम इसको जांच करते हैं एंड वी जस्ट गेट द रिजल्ट। डिफरेंस क्या है RT-PCR और RT लैम्प के अंदर? RT-PCR आपका रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये RT लैम्प, अब RT रियल टाइम PCR जो था उसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, राइट। तो RT-PCR है, इसकी वजह हम RT लैम्प क्यों प्रेफर करें? बिकॉज RT-PCR के कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, पहली बात। टेस्ट भी एक्सपेंसिव है, हाईली ट्रेंड मैन पावर चाहिए इसके लिए, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं और रिलेटिवली हाई एंड लैब्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रिमोट लोकेशंस पे या फिर क्वारंटीन सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पे हम डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ RT-PCR। सो RT लैम्प is appears to be an improvement over these drawbacks of RT-PCR. So conclusion में बात करते हैं कि अल्टीमेटली अब देखो ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं ऐसा जिसका, जैसे जैसे सिम्टम्स हैं एज पर सिम्टम्स ट्रीटमेंट किया जाता है, बट देयर इज नो वैक्सीन एज येट। एंड फाइनली वी हैव टू ब्रिंग behavioral discipline among ourselves, both personal and social. So we have to bring personal and social behavioral discipline so that the damage can be minimized. So this was all about the COVID-19 article. आपने काफी कुछ पढ़ रखा होगा, इज जस्ट ए काइंड ऑफ रिवीजन। नहीं पढ़ रखा था तो इसको ठीक से पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए। थर्ड आर्टिकल ये काफी अच्छा आर्टिकल है, रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज, और हमने क्या इंप्रूवमेंट की है ओवर द लास्ट डेकेड्स। सो इसी से स्टार्ट करता है कि ओवर द पास्ट 7 decades सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज मेड ए ह्यूज प्रोग्रेस इन बोथ एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब अचीवमेंट क्या क्या रही है? IMR, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स आपको याद होने चाहिए। देखो IMR एक इंडिकेटर है, MMR, ये दोनों तो डेफिनेटली याद होने चाहिए फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। मेंस में आपके बहुत काम आने वाला है बिकॉज हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है, तो वहां पर आप ये डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो IMR में क्या इंप्रूवमेंट रही है? IMR देखो 1994 में 74 पर 1000 लाइव बर्थ था। अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है कि IMR क्या होता है, MMR क्या होता है। IMR क्या आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि जो इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी है, इन्फेंट्स की डेथ है, पर 1000 लाइव बर्थ हम इसको मेजर करते हैं कि 1000 लाइव बर्थ पे कितने इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी हुई है।
तो 74 से कितना आ गया, 33 आ गया 2017 में। सेम वे MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये आपका पर 1 लाख लाइव बर्थ हम मेजर करते हैं, IMR पर 1000, MMR पर 1 लाख लाइव बर्थ। सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सो मैटरनल मोर्टेलिटी जहां पर मदर की डेथ हो जाती है, प्रेग्नेंट एंड मदर की बिकॉज ऑफ दिस, सो वो कितनी आ गई आपकी 122 से, सॉरी 600 से आपका 122 पर 1 लाख लाइव बर्थ आपका 2017 में आपका MMR मेजर किया गया। सेम वे CDR एंड CBR, CDR आपका क्या है, क्रूड डेथ रेट, एंड CBR क्रूड बर्थ रेट। देखो ये दोनों मेजर करता है, क्रूड डेथ रेट नाम में ही आपका डेथ रेट मेजर करता है, राइट, एंड क्रूड बर्थ रेट आपका बर्थ रेट मेजर करता है। एंड ये भी डिक्लाइन हुए हैं, क्रूड डेथ रेट आपका हो गया 6.3 और CBR आपका हो गया 20.2। सभी डेटा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ बेसिक डेटा लाइक IMR MMR ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एक TFR भी एक टर्म होती है, एक डेमोग्राफी में अलग अलग ये टर्म्स हैं। TFR इज टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए दिस कॉन्सेप्ट और कितना है यहाँ पे और टोटल फर्टिलिटी रेट एक आपका होता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि एक वुमेन बियर कर सकती है ओवर हर रिप्रोडक्टिव स्पैन, जो भी रिप्रोडक्टिव उसके साइकिल कंप्लीट स्पैन होता है उसमें कितने बच्चे वो पैदा कर सकती है, कितने उसके कंप्लीट साइकिल में जो होते हैं बच्चे जो है उसके, तो रिप्रोडक्टिव एज को हम कितना मानते हैं, 15 से 49 साल, 15 to 49 ईयर्स हम अज्यूम करके चलते हैं फॉर द स्टेटिस्टिकल पर्पज। और TFR अगर 2.1 होती है तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट रेट, कि TFR हमारी रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गई है, ठीक है, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हम टोटली रिप्लेस कर रहे हैं, जितने जितने हमारी पॉपुलेशन डेथ हो रही है उनको हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं। TFR आपकी रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गई है, तो जितने डेथ हो रही है उसी के हिसाब से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसी हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का मतलब है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है, ऑलराइट। तो कुछ स्टेट्स में हमारी TFR 2.1 पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है, कम भी है, लाइक स्टेट्स लाइक केरला, जो सदर्न स्टेट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इन सम स्टेट्स TFR इज हाई, लाइक यूपी बिहार, यहाँ पे TFR हाई है, ठीक है। सो बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द TFR टोटल रिप्लेसमेंट रेट की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड 2.3 के अराउंड जो है अपनी TFR है कंट्री के अंदर। देन वी टॉक अबाउट कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो भी इंप्रूव की है, तो हम अचीवमेंट्स देख रहे हैं इंडिया की, क्या क्या अचीवमेंट्स रही है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी इंक्रीज की है, 58 ईयर से 69 ईयर्स। भैया आप 58 साल जीते, एक्सपेक्टेड था आपका जीना, 69 साल जियोगे 2017 के डेटा के हिसाब से। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंप्रूव हुई है, हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डिजीज को एलिमिनेट भी किया इंडिया ने, लाइक स्मॉल पॉक्स, गिनिया वॉर्म, नियोनेटल टेटनस, पोलियो। सो इन डिजीज को रिमूव किया, ये आपको याद में रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिजीज को आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया, सो इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, पता होना चाहिए आपको। और कुछ बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज है उनको हमने कंट्रोल भी किया, लाइक लेप्रोसी, मलेरिया, फ्लेरेसिस, कालाजर। देखो लेप्रोसी फ्री इंडिया, इंडिया हैड एलिमिनेटेड लेप्रोसी, लेप्रोसी को इरेडिकेट कर दिया था इंडिया ने, बट लास्ट ईयर सम केसेस स्टार्टेड कमिंग अप इन द वेरियस स्टेट्स, ये लेप्रोसी के केसेस आने लगे। सो अब जो स्टेटस है वो लेप्रोसी फ्री इंडिया नहीं है, जो लेप्रोसी को हमने इरेडिकेट करना है अभी आगे, तो पहले था ये, एंड नाउ लास्ट ईयर ये ऐसी सिचुएशन चेंज हुई है ये, ठीक है। फिर ये बात करता है कि हमने MDG स्टार्टिंग में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसके बाद अब क्या आ गए, SDG आ गए, ठीक है। MDG की तो हमने काफ़ी टारगेट्स को लार्जली अचीव कर लिया था, एंड इंडिया इज कमिटेड फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑल्सो। और SDG में कौन सा आपका बताइए, अभी बताया आपको, SDG नंबर 3 स्ट्राइव्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज,
कुछ डिजीज ऐसी हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं एंड these are serious concern for the healthcare sector of India. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? वी ऑल्सो कॉल देम लाइफस्टाइल डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, ये कम्युनिकेट नहीं होती है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है ऐसे, ठीक है? लाइक कैंसर, डायबिटीज, किडनी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज वगैरह. मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी इसी में आएंगे. सो बट ये एक मेजर कंसर्न है आज के टाइम में बिकॉज दे आर लाइफस्टाइल डिजीज. क्यों? आज की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि वी हमारी ईटिंग हैबिट्स वगैरह, फास्ट फूड हमने खाना है, राइट? वी टेक मोर कंटेंट ऑफ सॉल्ट, शुगर, एक्सरसाइजेस कम हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है. सो ऑल दीज थिंग्स हैव increased the proportion of non-communicable disease and they are a major huge challenge for our country's health status. ठीक है. अब फिर ये बात कर रहा है कि धीरे धीरे करके अभी देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है. अभी तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में बट स्टिल एजिंग पॉपुलेशन एज हो रही है और आने वाले टाइम में एजिंग पॉपुलेशन विल इंक्रीज मोर एज वेल. सो उसके बाद एनसीडी का बर्डन और बढ़ जाएगा. ठीक है. अब एनसीडी के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है कुछ डेटा. ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, मेंस में डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. अराउंड 62% ऑफ डेथ इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. एग्जैक्टली 62% याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 60% याद रखो कि मोर देन 60% ऑफ डेथ इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. और एनसीडी का डिजीज बर्डन कितना है? 55.4%. अब ये 60% का जो डेथ का जो रेशियो यहाँ पर जो बिकॉज ऑफ एनसीडी, ये एक्सपेक्टेड टू राइज ओवर 70% तक एक्सपेक्टेड आगे वाले टाइम में राइज हो जाएगा. अब इंडिया के पास एक डबल डिजीज बर्डन है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. डबल डिजीज बर्डन क्या हुआ भाई? एक एनसीडी की वजह से हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और साथ में हम जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको भी नहीं एरेडिकेट कर पाए. सो हमारे मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज है. कम्युनिकेबल डिजीज आपके मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज होंगी, राइट? न्यूट्रिशन ठीक से नहीं है तो उसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह ये भी हो रही है साथ में. सो मेल न्यूट्रिशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज साथ में मिला के एनसीडी के इट इज इंडिया इज फेसिंग ए डबल डिजीज बर्डन. नेक्स्ट इज अबाउट हेल्थ फाइनेंसिंग इन इंडिया. अब देखो भाई, इतना ज्यादा जो खर्चा होता है. अब देखो, मेनली एनी पर्सन हु फेल इल, जो भी इंसान बीमार होता है तो क्या उसके पास ऑप्शन है? या तो हो जाएगा पब्लिक हेल्थ सेक्टर के पास यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में. अब देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन हमें पता है, ठीक है? तो एक आम इंसान जाता है, कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सभी को ट्रीट कर पाए और ना उनके पास इतना कैपेसिटी है, मैन पावर है, फंड्स, रिसोर्सेज, सबकी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है. तो पर्सन इज टर्न टुवर्ड्स प्राइवेट हेल्थ केयर and private healthcare charges huge prices from the patients. So a person has to spend a major part of their income on the disease. हेल्थ के ऊपर काफी, यानी हेल्थ रिलेटेड डिजीज के ऊपर काफी जो है एनी पर्सन हैज टू स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर इनकम इसके ऊपर. सो दैट इज टर्म्ड एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज्यादा है. इट इज ह्यूज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. इट इज काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर और एक विशियस साइकिल फॉर्म करता है. इट, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से एनी पर्सन पॉवर्टी और any person who is poor goes to the public hospital, government hospital. Now the government hospital में उसका इलाज हो नहीं पाता है, he goes to the private hospital. private hospital में क्या है? हाई चार्जेस है, हाई प्राइसेस हैं, तो वहां पर क्या होगा? हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. द मेजर पार्ट ऑफ द स्पेंडिंग गोज इनटू द हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर. उसकी वजह से क्या होगा? उसकी जो भी सेविंग है वो खत्म हो जाती है एंड द पर्सन इज फोर्स्ड इनटू द डीपर पॉवर्टी. सो पॉवर्टी एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बीच में आपका एक विशियस काइंड ऑफ साइकिल है.
सो इसको ध्यान रख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इन द आंसर राइटिंग। एनएसएसओ की रिपोर्ट्स पे हम देखते हैं कि the households and they largely depend on private providers for healthcare services. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। एंड कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। ये टर्म डायरेक्टली याद रखना, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या कमिटमेंट किया, गवर्नमेंट का कितना क्या एक्सपेंडिचर वो देख लेते हैं। बहुत कम पुअर एक्सपेंडिचर इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इट इज अराउंड 1.2%। प्रेजेंट कितना एक्सपेंडिचर, ये डेफिनेटली याद रखना है फॉर द मेंस। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना इंडिया का, 1.2% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के हिसाब से इसको कितना डबल करना है, ऑलमोस्ट 2.5% बाई 2025। तो भाई देखो, एक यहाँ पर ऑलरेडी काफी कम है, और टारगेट हमारा कितना, टारगेट भाई 2.5% का, जबकि एक्चुअल में जो हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर हमें लेके आना है, इस गोल को पूरा करना है, सो एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये टारगेट होना चाहिए 4 to 5% ऑफ जीडीपी, राइट। और अभी इन द कोविड-19 काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट ए strengthened good healthcare infrastructure is very very essential. Even the countries like Spain, Italy, US, जहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेंडिंग काफी ज्यादा है वहां पर भी द सिस्टम गॉट कोलैप्स्ड। जब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद पेशेंट्स आने लगते हैं, द हेल्थ केयर सिस्टम कुडंट सर्विस ऑल दोज पेशेंट्स। तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सो आवर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शुड बी मोर, राइट। सो 4 to 5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, डेफिनेटली इसको याद कर रखना है। और अपनी एनएचपी के हिसाब से 2.5% टारगेट है, जबकि एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कितना है, 1.2% है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट क्रैम दिस डेटा। देन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीएचएफआई ने एस्टिमेट किया था कि अराउंड 55 मिलियन इंडियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से 55 मिलियन मीन्स करीब 5.5 करोड़ जो इंडियंस हैं वो गरीबी में चले जाते हैं हर एक साल, बिकॉज ऑफ वेरी हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हमने बात की थी हाई की पॉवर्टी और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बीच कैसे एक विशियस साइकिल है, ठीक है। देन स्टडीज दे रिपोर्ट से हमें ये भी पता लगता है कि देखो, अभी चाहे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये अगर हम हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो देखो खर्चा चाहे गवर्नमेंट का ज्यादा हो रहा है बट रिटर्न्स वुड बी ह्यूज, ठीक है। अभी हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कर रहे हैं, बाकी सेक्टर्स में कहाँ से पैसा आएगा, बट द रिटर्न्स, द बेनिफिट्स वुड बी ह्यूज। द बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कितना है बताते हैं कि 10:1 का है। अगर आप 1 यूनिट लगा रहे हो तो 10 यूनिट का बेनिफिट है। तो 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर एक साल भी ज्यादा इंसान जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है 1 साल की, तो जीडीपी पर कैपिटा 4% से बढ़ जा रही है आपकी। सो यू कैन सी हाउ ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट द कंट्री कैन गेन बाय इंक्रीजिंग द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। देखो अगर हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा लगाएगा, गवर्नमेंट लगाती है, सो इट विल रिजल्ट इन टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बोथ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव बोथ, ठीक है। सो एक हेल्दी people would be there. Healthy people means healthy workforce, and a healthy workforce would be more productive, right? And a healthy workforce which is more productive will help in increasing the economic activities and will help in improving the GDP. So देखो कितना बेनिफिट है। So ये कि ना केवल खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, on the personal well-being, family well-being, social well-being, but also economic well-being of the country. It is very important that our country starts increasing the public health expenditure. कितना लेके जाना है, 4% लेके जाना है। हालांकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से क्या टारगेट है, करीब 2.5% का है। अब ये कहता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर क्यों नहीं छोड़ सकते कंप्लीटली हम जो है, तो बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स का मोटिव एक आपका पता है प्रॉफिट ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम सुनते भी हैं, दे मेक प्रेशर ऑफ द डॉक्टर्स की, बहुत सारी न्यूज़ कई बार आती है कि इवन दो some kind of operation is not required, even though some kind of the medicine is not required, because
अब उनको तो काम करना है, पैसा लेकर आना है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए। तो इस तरह से कुछ करते हैं कि बिकॉज दे डोंट एडवाइज इन ए फेयर मैनर, ठीक है। तो इनइक्विटी को हम कम नहीं कर सकते प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प से। एक बेटर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। सो पब्लिक हेल्थ जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, एंड मेजर फोकस हैज टू बी ओवर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली है, बट वी नीड ए बेटर रेगुलेशन। रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, देन ओनली प्राइवेट प्लेयर कि भाई अपने लिए प्रॉफिट तो कमाओ, बट दे शुड यूज kind of the policies which help in reducing the or help in providing the equitable हेल्थ के डिलीवरी, ठीक है। अब हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स आप याद रख सकते हैं। इक्विटेबल से याद आया, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी। कितनी टर्म्स हैं? यूनिवर्सल 1, एक्सेसिबल 2, इक्विटेबल 3, अफोर्डेबल 4, क्वालिटी 5। इन 5 टर्म्स पे आप आंसर लिख सकते हो। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल हेल्थ केयर। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, यूनिवर्सल का मतलब क्या? इट मींस एवरी पर्सन, एवरी कम्युनिटी, हर किसी के पास एक क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचे, राइट? सभी को मिले, इवन द वल्नरेबल पीपल, द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी को, हर कम्युनिटी को, हर एक पर्सन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए, एंड दोज हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी एक्सेसिबल। यूनिवर्सल एंड एक्सेसिबल बोथ आर रिलेटेड। हर किसी को एक्सेसिबल हो, इजिली एक्सेसिबल हो, राइट? इक्विटेबल, हर एक कम्युनिटी के अंदर पुअर एंड रिच बोथ शुड be able to get the healthcare facilities in a fair and transparent manner. Affordable, भाई ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव कर दो। एक्सपेंसिव कर दोगे तो इक्विटेबल हो ही नहीं पाएगी, ना ही एक्सेसिबल हो पाएगी, ना ही यूनिवर्सल हो पाएगी। सो हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड बी अफोर्डेबल एज वेल। और ऐसा नहीं कि आप दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो, लेकिन भाई क्वालिटी भी होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी की सारी टर्म्स आप याद में रख सकते हैं। इन द डिफरेंट ways you can write in the answers as per the requirement. Same आप you can use for the education as well. For example, universal, accessible, equitable, affordable, quality education. ठीक है। तो इस तरह कुछ टर्म्स दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग द आंसर्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पीएचसी जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जो हम बात करते हैं कि इन द बिकॉज इंडिया लिव इन द विलेजेस, अब गाँव में जो लोग हैं, कहीं पर भी जो लोग हैं, सो द बेसिक इंटरफेस, द फर्स्ट इंटरफेस इज द पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। अब पीएचसी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो दे डोंट गेट द क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी एट देयर इन देयर विसिनिटी। तो बीमारी बढ़ती जाती है और उसके बाद फिर वो इट डिटेरियोरेट्स देयर हेल्थ आउटकम्स, राइट? So PHC, strengthened PHC will help in improving the health outcomes. इसके अलावा और क्या करेगा? Morbidity and mortality rate को कम करेगा at much lower cost and reduces the burden for, अब सेकेंडरी और टर्सरी केयर के बर्डन को भी कम करेगा। अगर बहुत सारे पेशेंट्स को अगर हम टैकल कर सकते हैं एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इटसेल्फ, तो बीमारी बढ़ेगी नहीं और सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर में जाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सो उस बर्डन को कम कर सकते हैं by focusing over PHC, primary healthcare centers. For example, मोहल्ला clinics की बात करते हैं in the Delhi. So, if मोहल्ला clinics they are well structured, well strengthened, तो अगर तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बर्डन को कम कर दिया है over the big hospitals, बड़े हॉस्पिटल्स जो दिल्ली में, वो बर्डन थोड़ा कम हो जाता है इससे। So it helps a lot in that way. फिर ये कुछ टर्म्स हैं। It helps in addressing preventive, promotive, curative, rehabilitative and palliative care. तो ये पता होना चाहिए रिगार्डिंग द हेल्थ, ये सारी टर्म्स याद रख लो। प्रिवेंटिव आपको पता है भी, हाँ बीमार पड़े ही ना, तो प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर, खान पान, न्यूट्रिशन में ऐसा रखे कि बीमारी ना पड़े। प्रमोटिव, क्यूरेटिव आपको पता है, क्योर करना। रिहेबिलिटेटिव भी पता है आपको। पैलिएटिव मींस फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए जो केयर होती है, दैट इज द पैलिएटिव केयर,
ठीक है। नाउ वी नीड फॉर द रीप्रायोरिटाइजेशन, हमारी जो प्रायोरिटीज है उनको रीप्रायोरिटाइज करना है। अभी फिलहाल जो हम देखते हैं कि हेल्थ कमोडिटीज दैट हार्म हेल्थ, they have been suitably taxed। टैक्स जो कुछ हेल्थ कमोडिटीज हैं जो कि हेल्थ को हार्म करते हैं, उन पर टैक्स किया गया, उनको हम क्या बोलते हैं, सिन टैक्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम टोबैको पे टैक्स लगाते हैं और लिकर एज वेल। अब एक प्रॉब्लम ये बता रहा है कि जो भी हम टैक्सेस सिन टैक्स काइंड ऑफ लगाते हैं और जो उससे रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को हमें कंप्लीटली ईयर मार्क करना चाहिए। इट मीन्स वो पैसा केवल हमें हेल्थ सेक्टर के लिए ही यूज करना चाहिए फॉर प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिंग हेल्थ केयर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। एक तरफ इन हार्मफुल हेल्थ प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कम करेंगे बाय इंक्रीजिंग द टैक्स, ठीक है, टैक्स को इंक्रीज करके, तो उससे हेल्थ, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ यहाँ से। और सेकेंडरी इस पैसा को अगर हम यूज करेंगे, इफ वी यूज द मनी ओवर प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, इट विल फर्दर इम्प्रूव द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब ये पैसा अगर हम यूज करते हैं इनके ऊपर से, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द फिजिकल स्पेस फॉर हेल्थ एज वेल। फिजिकल स्पेस आपको पता है, ये टर्म्स होती है, याद रखने की जरूरत है फॉर द मेंस। लाइक फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना होता है गवर्नमेंट को, टारगेट होता है फॉर एग्जांपल 3% ऑफ द जीडीपी। अब एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज कर जाता है, राइट। बट अब अगर हम सिंटैक्स वगैरह लगाएंगे तो, और उस पैसा को हम यूज करेंगे, सो इट विल हेल्प इन फिजिकल स्पेस इंप्रूव हो जाएगा हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब हम ज्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएंगे ओवर द हेल्थ। ये सिंटैक्स की हमने बात की है, ठीक है। तो सिंटैक्स लगाने का एक बेसिक पर्पज क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, वो टैक्स है जो कि हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल टोबैको, लिकर एटसेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हेल्दी बिहेवियर हो, हमारा बिहेवियर चेंज हो टुवर्ड्स द मोर हेल्दी लाइफस्टाइल। देन वन पॉइंट इज रिगार्डिंग दैट दिस एनी ऑफ द सिन टैक्स, जो भी हम टैक्स लगाते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर विच आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ, उनको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर महंगाई बढ़ जाती है ज़्यादा, तो जो टैक्स है वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिन टैक्स शुड बी देयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कि कोई भी प्रोडक्ट्स है विच आर लीडिंग टू ओबेसिटी या डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उनके ऊपर भी जो है टैक्सेस हमें अलग से लगाने चाहिए, गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स की सेल कम होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करेगा ये, और उस टैक्स को फिर से जो हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, पीएचसी को इंप्रूव कर सकते हैं। देन पल्सेस आपको पता है काफी हेल्दी रहते हैं। सो पल्सेस की जो प्रोडक्शन कंजम्पशन कह रहे हैं कि स्टैग्नेट कर गई इंडिया में, सो वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ पल्सेस सो दैट मोर हेल्दी न्यूट्रिशन कैन बी प्रमोटेड। तो सब्सिडीज जो है पल्सेस पे प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारे आपके हेल्दी फूड है आपका। सो इसको प्रमोट करने की काफी रिक्वायरमेंट है। देन ये बता रहे हैं कि फार्मर्स ऑफ टोबैको है, शुगर केन है। अब टोबैको के फार्मर्स, अब टोबैको को हम एक तरह से डिसइंसेंटिवाइज करते हैं बाय पुटिंग ओवर द सिन टैक्स, लेकिन फार्मर्स भी डिपेंडेंट है ओवर द टोबैको एंड लाइवलीहुड का भी सवाल है। तो बहुत बार ये इश्यू आता है कि हम कैसे बैलेंस करें। सो गवर्नमेंट को ऐसे टाइम पे इंसेंटिवाइज करना चाहिए टोबैको फार्मर्स को स्विच करने के लिए और सम अदर काइंड ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज विच आर मोर और इक्वल रेम्युनरेटिव। सो इनकम सपोर्ट भी मिला रहे, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, और उन इन प्रोडक्ट्स की खेती की बजाय फार्मर स्विच टू सम मोर हेल्दी एंड इक्वली रेम्युनरेटिव फूड क्रॉप्स और अदर कैश क्रॉप्स। देन ये कह रहा टैक्स वहां पर भी लगा सकते हैं, कहां पर, कि जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन होता है, राइट। सो बिकॉज पोल्यूशन की वजह से भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज का बर्डन बढ़ता है, राइट। हेल्थ डिटेरियोरेट करती है ऑफ द पीपल। सो पोल्यूशन को भी कम किया जाए, और उसके लिए उन इंडस्ट्रीज, उन कमोडिटीज पे, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पे टैक्स लगाया जा सकता है। एंड अगेन दैट टैक्स कैन बी ईयर मार्क्ड स्पेशली फॉर द
हेल्थ केयर सेक्टर्स, राइट। सो ये हमने सब बात की रिगार्डिंग द हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन, डिफरेंट कमोडिटीज को हमें टैक्स करना है, सो वी नीड टू डिसइंसेंटिवाइज by taxing those commodities which have harmful health impacts, और उस टैक्स के पैसे को यूज करना है फॉर द प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। फिर कह रहा है कि टाइम फॉर मोर हेल्थ फॉर मनी, सो बिकॉज हेल्थ और मनी में आपस में डायरेक्टली तो हमें पता ही है लिंक है, हम बोलते भी हैं हेल्थ इज वेल्थ, राइट, ये तो आपको पता ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ बहुत बार सुनते हैं। और गांधी जी ने भी बोला था, इफ यू रिमेंबर द कोट, गांधी जी ने क्या बोला था, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा कुछ कोट है, देख लेना एक बार, एथिक्स वगैरह में काम आ जाती है चीजें, ऐसे में भी काम आती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नए जो सेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंप्रूव कर रही हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। सो हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज कैन ब्रिंग ब्रेक थ्रूज, रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रूज इन द हेल्थ केयर सेक्टर। टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, ये आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी। तो ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आज के टाइम की, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, IoT, वर्चुअल रियलिटी। सो हाउ दे विल improve the healthcare accessible, quality healthcare accessible and affordable to people। तो कैसे हेल्थ केयर को ये एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाएंगे लोगों के लिए। सो these things, these technologies can play a huge role in making the healthcare accessible and affordable। एक हमारे बजट में, यूनियन बजट 2020-21 में अनाउंस किया गया था इसी के हेल्थ केयर सेक्टर के रिगार्डिंग, कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा साथ में मेडिकल कॉलेज थ्रू PPP मोड, तो PPP मोड में मेडिकल कॉलेज को भी अटैच किया जाएगा साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में बात करते हैं कि भाई प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स के साथ में पार्टनरशिप रखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी टर्सरी केयर के लिए डेफिनेटली ये है। साथ में CSR एक्टिविटीज को भी हमें इम्प्रूव करना होगा फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कि वो CSR इन हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वो CSR फंड को यूज करें। देन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ताकि हॉस्पिटलाइजेशन को फाइनेंस किया जा सके, एंड इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बिकॉज ए ह्यूज, अभी हमने पढ़ा कि था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड पॉवर्टी के बीच क्या आपका एक विशियस साइकिल है, ठीक है। बिकॉज लोगों का एक मेजर पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर्स, अपनी बीमारी के खर्चे में ही यूज हो जाता है, सो दैट पुशेस देम इनटू मोर पॉवर्टी। सो दिस विल हेल्प इन एड्रेसिंग द कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब आयुष्मान भारत के अंदर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या नाम है उसका, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। 5 लाख रुपए तक की पर फैमिली और सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, बट उसकी कवरेज को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, ये बात करते हैं यहाँ पर। आयुष्मान भारत के 2 पार्ट हमने पढ़े थे, PMJ एंड अनदर वाज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो PHC प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। देन एक मेजर कंस्ट्रेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एक मेजर रीजन बताते हैं, कहते हैं कि स्टेट्स की कैपेसिटी पुअर है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पुअर है। ये कह रहे हैं कि एक मेजर पार्ट ऑफ द बजट, सपोज करते हैं 40,000 करोड़ का बजट हमने एलोकेट किया फॉर द हेल्थ, अब कह रहे हो बजट ही अनयूटिलाइज रह जाता है, तो भाई आप और बजट बढ़ा के करोगे क्या, समझ रहे हो। एक तरफ हम बात करते हैं कि 1.2% का हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, 1.2% ऑफ GDP, अब हम उसको कह रहे हैं भाई नेशनल हेल्थ मिशन के हिसाब से 2.5% कर दो, और सही मायने में तो बाकी कंट्रीज को हम देखते हैं या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए 4% ऑफ GDP की रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की। बट हम ऑलरेडी अभी जो बजट एलोकेट कर रहे हैं वही खर्च नहीं हो पा रहा है, वो भी अनयूटिलाइज रह रहा है, और इसका रीजन क्या बता रहे हैं, पुअर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही पुअर है,
वो जो पैसा है, जो फंड है, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मेजर कंस्ट्रेंट है, हमें इसको बहुत एसेंशियल, इट इज वेरी एसेंशियल टू एड्रेस दिस। सो वी नीड टू एनहांस एंड इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। फंड्स फ्लो में डिले होता है, ठीक है, इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी, वीक गवर्नेंस, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि challenges that we have to address, and we need to improve the efficient budget utilization, ठीक है। Then we also need to address and remove the bottlenecks in allocation, disbursement and timely flow funds, जो अभी ऊपर बात कर रहे थे वही बात है, so that utilization of allocated funds can be enhanced, ताकि जो funds allocate हो रहा है हम उसको utilize कर पाएं ठीक से, and for that the absorption capacity of states need to be improved and जो भी bottlenecks है उनको दूर करना है। So ये एक हमारा आर्टिकल था, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग द हेल्थ, and that's all for today's discussion. If you have any questions, you can ask your questions on this Telegram group and Telegram channel. Both links are given in the description box below. आप उस पर जाइए, ज्वाइन करिए, you can ask your questions there. We are some civil servants who will be ready to help you out regarding any of the doubts, any questions. And if you like this video, please do subscribe, share and like. Thank you very much. Good night.